नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बीजेपी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी ने अपनी प्रवक्ता को इसलिए सस्पेंड किया क्योंकि उन्होंने इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी के बाद देश भर में कई जगह प्रदर्शन हुए थे। मुस्लिम समुदाय नुपुर शर्मा के विरुद्ध खड़ा हुआ था और साथ ही साथ एक चिट्ठी भी लिखी है बीजेपी ने। सीधे हिमांशु शर्मा हमारे संवाददाता के पास हम आपको लिए चलते हैं और हम आपको हिमांशु मिश्रा के पास भी लिए चलेंगे। दोनों संवाददाता हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। हिमांशु, जो चिट्ठी लिखी है सस्पेंड करने के अलावा और क्या उस चिट्ठी में लिखा गया है और क्या नुपुर के साथ साथ कुछ और लोगों को भी पार्टी ने सस्पेंड किया है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की तरफ से एक स्टेटमेंट जो है अरुण सिंह जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं सईद, उनकी तरफ से जो है वो दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है और पार्टी के लिए सभी धर्म एक समान है और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की है। तो एक तरीके से बीजेपी ने पहले स्टेटमेंट दिया और अब नुपुर शर्मा के साथ साथ दिल्ली बीजेपी के मीडिया के जो इंचार्ज थे नवीन कुमार जिंदल, उनको भी निकाल दिया है। तो नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर एक टीवी डिबेट के अंदर कमेंट किया था, उसको लेकर जिस तरीके से कुछ दिनों के अंदर जो है मुस्लिम समाज ने देश भर के अंदर जगह जगह प्रदर्शन करके अपनी नाराजगी जताई थी, उसके बाद बीजेपी ने ये कदम उठाया और साथ ही साथ नवीन कुमार ने भी जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए थे और ट्वीट किए थे, उसके बाद बीजेपी ने उनको भी जो है सस्पेंड कर दिया है। नुपुर शर्मा ने 2015 के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आपको याद होगा, नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था और वो टूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। तो एक तरीके से नुपुर शर्मा प्रवक्ता हैं बीजेपी की, अब उनको जो है पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है उनके इस विवादास्पद बयान के बाद, जिसको लेकर मुस्लिम समाज के अंदर कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी नाराजगी बीजेपी को दिखाई दे रही थी और बीजेपी ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट भी जारी किया और नुपुर शर्मा समेत नवीन जिंदल को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा, दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रभारी नवीन कुमार, दोनों को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है। इस बीच कानपुर हिंसा, ज्ञानवापी मामला और एक बड़ी खबर, बीजेपी ने एक चिट्ठी लिखी, सभी धर्मों का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए और यदि कोई भी ऐसा नहीं करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कानपुर और ज्ञानवापी विवाद के बीच सभी धर्मों के सम्मान की बात बीजेपी ने करी और एक आधिकारिक चिट्ठी लिखकर बीजेपी ने यह कहा है कि सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, बीजेपी सम्मान करती है और सभी को सम्मान करना चाहिए, किसी भी धर्म के पूजनीयों का अपमान स्वीकार नहीं। नुपुर शर्मा के इसको भी से आप जोड़ सकते हैं कि ठीक हजरत मोहम्मद पर टिप्पणी की थी, किसी भी धर्म के पूजनीयों का अपमान स्वीकार नहीं और यही कार्रवाई करते हुए बीजेपी ने नुपुर शर्मा को हटाया भी। तो कानपुर और ज्ञानवापी मामले के बीच बीजेपी ने ये अच्छी पहल की। बीजेपी ने लिखा है कि सभी धर्मों का हम, यानी कि बीजेपी तो सम्मान करती है, लेकिन सभी को यह सम्मान करना चाहिए और इस चिट्ठी में बीजेपी ने यह सख्त हिदायत दी है, बीजेपी ने यह मांग भी की है कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाए और जो न करे उस पर कार्रवाई भी की जाए। कानपुर हिंसा को लेकर ताबड़तोड़ धरपकड़ जारी है। पुलिस ने अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई। कानपुर आउटर, इटावा, औरैया जिले से पुलिस फोर्स बुलाकर शहर में तैनात कर दी गई। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि पीएफआई से जुड़े कानपुर हिंसा के तार भी मिले हैं। इसके अलावा सुरक्षा के अलावा यह खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बता दें 12 कंपनी पीएसी, सीआरपीएफ की 3 कंपनियां तैनात की गई। पुलिस ने पीएफआई से जुड़े दस्तावेज और व्हाट्सएप चैट जब्त की है। बड़ी खबर यही है, कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी पर 11 केस पुलिस ने दर्ज किए। आइए सीधे इस वक्त हम लिए चलते हैं कानपुर में किस तरह की स्थिति है। वहां स्थिति तनावपूर्ण तो है लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता पहुंच चुके हैं। संतोष, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स है, छावनी में तैनात कर दिया गया है,
पूरे इलाके को। अभी इस वक्त स्थिति कैसी है और पीएफआई से किस तरह से तार जुड़े हैं, वो क्या महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस के हाथ लगी है? संतोष। देखिए, पहले मैं आपको हालात दिखाता हूं सही जी तस्वीरों के जरिए। जी। ये वो इलाका है जिस पर शुक्रवार को जो पत्थरबाजी हुई, जिसकी वजह से जो तनावपूर्ण हालात हुए, वहां का ये इलाका है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरी कानपुर पुलिस, कल से हम देख रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर समेत तमाम अधिकारी यहीं पर कैंप कर रहे हैं। हर गली, हर सड़क पर पुलिस की निगरानी है। कहा जाए कि आसपास के अलग जिलों की भी पुलिस फोर्स, कानपुर आउटर, इटावा और औरैया की पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया है। 12 कंपनी पीएसी है, 3 कंपनी सीएपीएफ केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिया गया है। अब अगर पीएफआई कनेक्शन की बात करें तो जो मुख्य जो साजिश करता है जफर हयात हाशमी, जिसके पास से जो मोबाइल बरामद हुए, इसके साथी जो 4 लोग समेत गिरफ्तार हुए थे, इनके पास से 6 मोबाइल बरामद हुए। इन सभी 6 मोबाइल को देखने के बाद, इनके ठिकानों पर जो तलाशी लेने के बाद, जो कानपुर पुलिस की जो एसआईटी बनाई गई है ऑफिसर्स की, उनको अभी तक कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो इशारा कर रहे हैं कि जफर हयात हाशमी का पीएफआई से कनेक्शन था। और पीएफआई के जो दूसरे संगठन हैं, चाहे एसडीपीआई हो, सीएफआई हो, एसएफआई हो, ये तमाम ऐसे संगठन हैं जिनका कि सीधे इससे पीएफआई के लिंक थे। और इनसे लगातार इसके जो लिटरेचर मिले हैं, वो मिले हैं, कुछ ऐसी चीजें मिली हैं व्हाट्सएप के जरिए जिससे फंड इकट्ठा करने की बात हो रही है। तो इसी को देखते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नर ने इनके पीएफआई के कनेक्शन पर खंगालना शुरू कर दिया है। इनके बैंक डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है। आज थोड़ी देर पहले चारों आरोपियों को कानपुर जेल भेज दिया गया, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। आज चूंकि संडे है, लिहाजा रिमांड मजिस्ट्रेट बैठी थी और उनके द्वारा जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। अब इनको रिमांड पर लिया जाएगा, पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा, क्योंकि आगे की तमाम ऐसी पूछताछ करनी बाकी है, इसका पूरा कनेक्शन खंगालना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि कानपुर में जो उपद्रव हुआ शुक्रवार को, वो एक मामूली घटना नहीं, कोई एक इंस्टेंट रिएक्शन नहीं, वो एक सोची समझी साजिश थी और जिसके तार कहीं न कहीं अभी शुरुआती जांच में पीएफआई की तरफ इशारा कर रहे हैं। पीएफआई से जुड़े हुए संगठनों की ओर इसका कनेक्शन नजर आ रहा है। जी सही जी। बिल्कुल संतोष बने रहिए आप हमारे साथ, और बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे आपसे। तो इस समय कानपुर जैसे एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। और संतोष बता भी रहे थे, ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता संतोष शर्मा लगातार मौजूद हैं। उनकी ये रिपोर्ट से आइए समझते हैं क्या स्थिति। इन सब मामले में लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। जिस इलाके में पथराव हुआ शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद, वहां पर लगातार पुलिस की चौकसी बनी हुई है। कानपुर पुलिस के साथ साथ पीएसी और आज आरएएफ के जवानों के जरिए खुद कानपुर के पुलिस कमिश्नर गश्त कर रहे हैं, हर एक चीज का जायजा ले रहे हैं। पूरी पुलिस फोर्स के साथ जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है वो है यहाँ पर। इस पूरे इलाके में गश्त जारी है, राउंड द क्लॉक, यानी 24 घंटे गश्त की जा रही है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इस पूरे इलाके को एक जो मार्केट थी उसको पहले बंद हुई, लेकिन अब पुलिस की गश्त के चलते धीरे धीरे मार्केट खुल रही है। जो हथियारबंद जो जवान हैं वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं लगातार। जो पुलिस कमिश्नर हैं कानपुर के विजय सिंह मीणा, वो लोगों के बीच में एक भरोसा जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि लोगों में भरोसा हो सके कि कानपुर पुलिस अमन चैन को बरकरार रखने की लगातार कोशिशें कर रही है और उस कोशिश में वो किसी भी तरीके से चूक नहीं करने वाली। और हमारे साथ इस समय पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा जी हैं। सर, अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और क्या हालात हैं? अभी तक 29 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जैसे मैंने पूर्व में बताया था, 18 लोग तो हमने मौके से ही गिरफ्तार किए थे और उसके बाद जो मुख्य मास्टरमाइंड था और उसके 3 साथी थे उनको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया और उनसे करीब 6 मोबाइल जब्त किए गए। उनकी जांच की जा रही है। आज उनको रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। आज उनकी रिमांड लेकर और उनका जो अन्य नेटवर्क है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी, उनके अकाउंट्स को चेक किया जाएगा आने वाले दिनों में। इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई गई है और उसके बेसिस पे उसके खिलाफ और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, जो 5 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं कल हयात हाशमी की गिरफ्तार, ये 5 लोग कौन है? पथराव करने में लोग हैं या साजिश करता है? इसमें कुछ साजिश करता है, कुछ लोगों ने पोस्ट की है, ये मिक्स्ड है लोग। अच्छा जी। सर, अभी तक जो जानकारी क्या मिल पा रही है कि पीएफआई का कनेक्शन कितना मजबूत है, कितना है?
देखिए, पीएफआई के कनेक्शन से कोई संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ हमको क्लूज मिले हैं। अब एक बार स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम पूरी जांच कर ले, उसके बाद इस पर टिप्पणी करना उचित होगा। ट्रांजैक्शन मिले हैं कुछ पीएफआई से जुड़े हुए कुछ लोगों के दस्तावेज? नहीं, ट्रांजैक्शन अभी हम देख नहीं पाए। अब रिमांड पे लेके आने वाले दिनों में ट्रांजैक्शंस और हम चेक करेंगे और फिर आपको कंक्लूसिवली बताएंगे। कुछ दस्तावेज मिले हैं? हाँ, कुछ पेपर्स मिले हैं पीएफआई से जुड़े हुए? जी। ये कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा, जिनका दावा है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए उनसे पीएफआई से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज में मिले हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक। कानपुर हिंसा में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है। 5 आरोपियों को पुलिस ने आज दबोचा। मतलब ये हुआ कि अब तक 29 को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पीएफआई के कनेक्शन के सबूत लगातार मिल रहे हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने खुद ये माना है कि पीएफआई से कनेक्शन को सिद्ध करने वाले दस्तावेज अब पुलिस के हाथ लग चुके हैं। कानपुर पुलिस ने हिंसा के मामले में कई महत्वपूर्ण खुलासे किए। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा के अनुसार हिंसा के तार पीएफआई से जुड़ रहे हैं। इसमें इसके पास से कुछ पीएफआई रिलेटेड कुछ लिटरेचर भी मिला है, उसकी भी समीक्षा की जा रही है और इन लिंकों को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। आज इसको रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड में पूछताछ की जाएगी। इसके जो अकाउंट्स हैं उनको चेक किया जाएगा। ये चेक किया जाएगा कहीं से इसकी फंडिंग तो नहीं हो रही थी और इन्हीं सभी बिंदुओं पर जांच करने के पश्चात हम बता पाएंगे आपको कि क्या पूरा इसका होता है। अभी हमने जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन से इसका नाम आया है और इससे पूछताछ में इसने भी कुछ 2-3 लोगों के नाम बताए हैं। उनको इंट्रोगेट किया जाएगा और भी अगर कोई नाम आते हैं तो अभी तक तो इसी का नाम आ रहा है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे और लोगों का भी हाथ रहा हो। तो हमने अभी पॉसिबिलिटीज ओपन रखी हैं और सभी उसी पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे जिसका भी नाम आएगा, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस छापे मार रही है। अब तक जो सुराग पुलिस के हाथ लगे वो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो हमें सीसीटीवी फुटेजेस मिले थे, जो वीडियोस मिले थे, उसके बेसिस पे हमने लोगों को चिन्हित किया है और उस चिन्हीकरण के बेसिस पे और दबिशें दी जाएंगी और जो भी इस घटना के अंदर सम्मिलित उपद्रवी थे, दंगाई थे, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अब तक की जो जांच हुई है उससे इस तरीके का प्रतीत होता है कि कुछ लोगों ने योजना बनाई थी शहर का माहौल खराब करने की और हालांकि हमारा पुलिस फोर्स लगा हुआ था, 2 सब इंस्पेक्टर्स और करीब 6 सिपाही थे, लेकिन एकदम जब भीड़ बढ़ी तो उन्होंने जैसे कंट्रोल रूम को सूचना दी, तत्काल पुलिस बल मौके पे पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में किया। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अभी की जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन से उसे ऐसा लग रहा है कि कोई योजना थी इसके पीछे। तो यही सारी चीजें हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई है और जो भी इस योजना में अथवा वहां पर इन सब लोगों को गिरफ्तार करके इनका गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, इनकी प्रॉपर्टियों को जब्त किया जाएगा और साफ संदेश दिया जाएगा कि ये सब चीजें इनटॉलरेबल है। स्ट्रांग एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ऑल दिस पीपल। कानपुर में अच्छी और राहत देने वाली बात सिर्फ ये है कि यहां दोनों समुदायों के जो धार्मिक नेता हैं वो शांति बहाली की कोशिशों में, प्रयासों में लगे हुए हैं। मुस्लिम समुदाय की तरफ से दुआएं की जा रही हैं। शहर काजी मौलाना मुश्ताक से आज तक ने बातचीत की। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर एक तरफ पुलिस फोर्स सड़कों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए शहर काजी कानपुर हैं। सर, अभी आप दुआ कर रहे थे, क्या दुआ मांग रहे हैं? कौन लोग हैं जिन लोगों ने कानपुर के अमन चैन में आग लगा दी? दुआ ये मांग रहे हैं कि जो भी हों अल्लाह ताला उन्हें सीधे रास्ते पर चलाए और जो बेकसूर बंद हो चुके हैं वो बाहर आ जाएं और मजीद कोई बेकसूर गिरफ्तार न हो और जो कसूरवार हैं बहरहाल उनको सजा मिलना चाहिए, चाहे जो हो, चाहे जिस तरह का इंसान हो। ये हमारा मुल्क जो है ये तहजीब और अखलाक का एक मरकज और संगम है, लिहाजा हम लोगों ने हमेशा अपने मुल्क के, अपने शहर की हिफाजत के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगाई है और हमेशा इस बात को, इस फराइज को, इस काम को अंजाम देते रहेंगे कि मुल्क में किसी तरह से बदहाली न होने पाए,
शहर में किसी तरह से बदहाली ना होने पाए। कुछ हुआ, उसमें एक नाम आ रहा है जफर हयात हाशमी का। आप उनको जानते होंगे, आपके शहर के हैं, तमाम एतजाज करते हैं, तो कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है? हयात जफर हाशमी ने जो कुछ भी किया उसके लिए पुलिस ने अपना एक्शन ले करके तत्परता के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब अदालत फैसला करेगी कि उनका कितना जुर्म है, उनकी कितनी सजा तय होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो फुटेज शहर के अंदर लोगों के सामने आए हैं, जिन लोगों ने छतों से गुम्मे और बम चलाए हैं, जिन लोगों ने ठेलों पे गुम्मे और बम सप्लाई किए हैं, जिन लोगों ने निकल रहे लोगों को ऊपर पथराव किया है, उन सबकी फुटेज हमारे सामने है। वो सारे लोग काबिले सजा हैं, उनका ठिकाना कानपुर की कारागार है, उनको जेल के पीछे जाना चाहिए। वहीं मैं जिला इंतजामिया की से अपील करूंगा कि कोई निर्दोष व्यक्ति, जो हमारे कानून और संविधान का एक हिस्सा है कि 99 गुनहगार छूट जाएं, एक बेगुनाह को सजा न मिले। ज्ञानवापी मामले पर अगली सुनवाई अब 4 जुलाई को तय है, लेकिन उससे पहले धर्मगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवादित जगह पर दावा ठोकते हुए अनशन पर बैठ गए। उनकी मांग है कि सुनवाई से पहले ही उन्हें पूजा करने का अधिकार दिया जाए। माना तो ये भी जा रहा था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नजरबंदी में है, क्योंकि वाराणसी पुलिस उन्हें ज्ञानवापी के आसपास भी फटकने नहीं देना चाहती थी। लेकिन स्वामी जी को पुलिस ने ना तो कुछ खुलकर बता रही थी और ना ही उन्हें ज्ञानवापी की तरफ बढ़ने दे रही थी। काफी देर तक यही ऊहापोह बनी रही, तो नजरबंदी को परखने के लिए स्वामी जी मौका देखकर चुपचाप आश्रम से बाहर निकल गए, लेकिन ज्ञानवापी की तरफ नहीं, लंका में गौशाला की तरफ। हमारी स्वतंत्रता बाधित नहीं है ना, बाधित नहीं है, हम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपने वहाँ के लिए अनुमति नहीं दिया है, बस यही ना, इसके अलावा क्या है? और तो कहीं का इसके अलावा क्या क्यों रोकना चाहें? हम स्वतंत्र हैं, हमारी स्वतंत्रता को बाधित करने का राइट नहीं है किसी को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नजरबंद कभी किया है तो बताइए। बस तो वही, तो फिर क्यों आप चिंता हो रहे हैं? आप अपना बैठिए, जाएंगे, हमको जहाँ काम होगा। आखिरकार बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, हाथ पैर जोड़ने जैसी नौबत आ गई। तब जाकर स्वामी जी के कदम वापस आश्रम की ओर लौटे। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस जिद पर अड़े कि ज्ञानवापी परिसर में जो गोलाकार आकृति मिली है, उस पर उन्हें आज और अभी जल चढ़ाने और पूजा पाठ की इजाजत मिले। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया, तो स्वामी जी अंजल त्याग कर अनशन पर बैठ गए और कोर्ट में एक अर्जी भी डाल दी। भक्त और समर्थक भी स्वामी जी के इस प्रण के आगे नतमस्तक हैं। जब हमको ये सूचना मिल जाएगी कि आप जाओ पूजा कर लो, तो हम जाके पूजा कर लेंगे, तो हमारा अनशन समाप्त हो जाएगा। अब स्वामी जी को कौन और कैसे समझाए कि जो पाने का हट लेकर वो अनशन पर बैठे, वो थाली में दिखने वाले चांद से भी ज्यादा दूर है। पूरी दुनिया और पूरी इंसानियत का इतिहास धर्म के नाम पर मारकाट से भरा पड़ा है। भगवान का शुक्र है कि ज्ञानवापी की लड़ाई कोर्ट में ही लड़ी जा रही है और वाराणसी की कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई तय की है। पूजा होनी है या नहीं, ये तो तब तय होगा जब पहले ये तय हो जाए कि वजू खाने में जो मिला वो मंदिर है या फंवारा। वाराणसी से शिल्पी सेन के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर राजनीतिक टकराव चल रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन करके अपना विरोध व्यक्त किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार एक्शन कब लेगी? एक 1990 का दौर था जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित था, और एक अब का दौर है जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित है और इनके पास कोई योजना नहीं है, किसी तरह की कोई योजना नहीं है। जब भी वहां पे घाटी में कोई भी मर्डर होता है तो मीडिया में आने लगता है गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार? अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग। योजना क्या है तुम्हारे पास? प्लान क्या है तुम्हारे पास? प्लान बताओ देश को।
एक्शन कब करोगे? कल भी मैं देख रहा था, कह रहे थे उच्च स्तरीय मीटिंग, 3 घंटे चली मीटिंग। अरे मीटिंग बहुत हो गई तुम्हारी, कुछ एक्शन करके दिखाओ यार। जमीन के ऊपर लोग मर रहे हैं, जमीन के ऊपर। मेरे को पता चला कि 4,500 कश्मीरी पंडितों को पीएम रिलीफ प्लान के तहत कश्मीर में बसाया गया, उनको नौकरी दी गई। पीएम रिलीफ प्लान के तहत 4,500 कश्मीरी पंडितों को बसाया गया, लेकिन उनसे बॉन्ड साइन कराया गया कि तुमको काम कश्मीर में ही करना पड़ेगा। अगर तुमने कभी ट्रांसफर भी मांगी तो तुमको नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। तुम कश्मीर के बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकते। अगर कश्मीर के बाहर जाने के लिए तुमने दरख्वास्त भी की तो तुमको नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। आज कश्मीरी पंडित ये मांग कर रहे हैं कि इस बॉन्ड को कैंसिल किया जाए। आज इस मंच से पूरा हिंदुस्तान मांग करता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो तुम लोगों ने बॉन्ड साइन किया, इस बॉन्ड को कैंसिल करो। कश्मीरी पंडित कोई भेड़ बकरी थोड़ी है कि उनको बॉन्ड करके, बॉन्ड साइन करके तुम बंधुआ मजदूरों की तरह वहां पे रखोगे। दिल्ली से लेकर दूर पहाड़ों तक गर्मी ने हर जगह लोगों की हालत खराब कर दी। दिल्ली में शनिवार को तापमान 47 डिग्री को पार कर गया और यही हाल उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर पंजाब तक का है। भीषण गर्मी और लू ने जिंदगी को पटरी पर से उतार दिया। कुछ दिन इस गर्मी से राहत की अब आगे उम्मीद नहीं है। मैदान गर्मी से झुलस रहे हैं। सड़कों बाजारों को गर्मी की नजर लग गई है। पहाड़ तक गर्मी की अटैक से अछूते नहीं हैं। मई परेशानी में गुजर गया, लेकिन सूरज का लगता है कि अभी जी नहीं भरा। जून में भी गर्मी ने ऐसा कहर बरपाया कि त्राही त्राही मची है। हीट वेव ने देश की राजधानी को अपने आगोश में ले लिया है। किस कदर गर्मी पड़ रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि दिल्ली में शनिवार को अधिकतम पारा रहा 47.1 डिग्री। गर्मी बहुत ज़्यादा है इस बार। पहले काफ़ी सालों से इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है तो अपने को लगता है कि अपना सर फटा जा रहा है। हैदराबाद से दिल्ली घूमने के लिए आए, बहुत ज़्यादा धूप है, इधर नहीं रह सक रही। दिल्ली के कोने कोने में गर्मी से छक्के छुड़ा दिए पारे के चार्ट पर नजर दौड़ाइए। मुंगेशपुर में पारा 47.1 डिग्री रहा। जाफरपुर में ये 45.7 डिग्री रहा। नजफगढ़ में भी पारा 46.2 डिग्री रहा। तो रिच में पेड़ पौधों के बाद भी पारा 45.5 डिग्री रहा। पीतमपुरा में पारा 46.5 डिग्री रहा। दिल्ली ही क्यों, गर्मी ने किसी राज्य को नहीं बख्शा। यूपी से लेकर हिमाचल तक गर्मी का राज है। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां शनिवार को पारा 46 डिग्री रहा। लोग मुंह ढककर चलने पर मजबूर हो गए। भीषण गर्मी और लू ऐसी मानो आसमान से आग बरस रही हो। बहुत ज्यादा गर्मी से पसीना इतना ज्यादा, धूप की वजह से इतना ज्यादा स्किन जल रही है। बहुत ज्यादा बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पानी एकदम गर्म पीना पड़ रहा है। गर्मी की तो इंतहा हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। आप समझ लीजिए कि अगर आप रास्ते चलते हैं और बाइक से कहीं जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके हाथ जलने लगते हैं। आपके मुंह पर जो है इतना, तो उसका जो लव है, थपेड़ा है, इतना ज़बरदस्त लगता है कि आपके जो है बिल्कुल जो है इतना गर्म हो जाता है कि आप समझ नहीं पाते किस तरीके की गर्मी है। हर राज्य में गर्मी ने जीना दूभर कर दिया है। देखिए, पंजाब के पठानकोट में बाजार खाली है। हिमाचल और जम्मू से आने वाले कारोबारी नदारद हैं। यूपी के हमीरपुर में भीषण गर्मी ने अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ा दी है। यहाँ पारा 45 डिग्री है और मौसमी बीमारियों से लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाल ये है कि मरीज जमीन पर बैठकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ भी भयंकर गर्मी से कहां बच पाए हैं। चंपावत में गर्मी से जंगलों में आग लगी है। नागपुर में 2 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है।
गर्मी में मैदानों से पहाड़ों की तरफ लोग भाग रहे हैं। शिमला जाने वाली सारी ट्रेनें फुल हैं। खास तौर पर दिल्ली और हरियाणा की भीषण गर्मी से परेशान लोग यहां से शिमला जा रहे हैं। दिल्ली में तो 46 तक पहुंच गया है टेम्परेचर, और यहाँ अभी टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, 30 के अराउंड ही है लगभग। और यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत अच्छा है, ठंड है, देखने का पहाड़ी एरिया बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो शिमला की वादियों का मज़ा लेने आए। शिमला के मौसम में और हमारे यहाँ के मौसम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत अच्छा है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और हमीरपुर से नाहिद अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और वो ये कि बिश्नोई गैंग के प्रमुख की एक हफ्ते तक और पुलिस कस्टडी बढ़ गई है। लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस कस्टडी 5 दिन और बढ़ गई है, और पुलिस ने अब 5 दिन और मांगा था, जिसकी कस्टडी पुलिस को मिल गई, यानी कि 5 दिन और पटियाला हाउस अदालत ने पुलिस को दे दिए हैं। 5 और दिनों में अब पुलिस तह तक जाने की कोशिश करेगी, लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी, क्योंकि ये वही लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। इसके भांजे ने ये कहा है कि उसने ये हत्या की। बिश्नोई ने पहले ये कहा था कि वो उसी के गैंग ने मारा है, लेकिन बाद में वो मुकर गया था, और अब पुलिस कस्टडी में लॉरेंस बिश्नोई है। 5 दिन लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए पुलिस को और मिल चुके हैं। तो पंजाब के सुपरस्टार सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे अब भी आजाद घूम रहे हैं। तमाम प्रयासों के बाद भी गोली चलाने वाले 6 हत्यारों में से एक भी पुलिस के हाथ नहीं लगा। सबूत बहुत सारे पुलिस को मिल चुके हैं, हत्यारों के नाम भी सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं, क्योंकि हत्यारे पुलिस को चकमा देने में अभी तक सफल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब तक पंजाब पुलिस के शिकंजे में आएंगे सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे। उनतीस मई कातिलों ने गोलियों से छलनी कर दिया एक सुपरस्टार सिंगर का जिस्म। 5 जून हत्याकांड के 8 दिन बाद भी 8 दिन बाद ही गोली बरसाने वाले वो कातिल पुलिस के हाथों नहीं लगे। देश की सारी बड़ी एजेंसियां कातिलों की तलाश में है। मूसेवाले के पिता और परिवार से खुद गृह मंत्री अमित शाह की बात और मुलाकात हुई। उन्होंने भी परिवार को इंसाफ का भरोसा दिया और पंजाब से गैंग वॉर मिटाने का फैसला भी लिया है। पंजाब में जिस आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी परिवार को यही आश्वासन दिया था। अभी जैसे सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या की गई, वो एक बेहद अफसोस वाली बात थी, और उसके लिए पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि पूरी कोशिश जारी है, और हम विश्वास दिलाते हैं कि दोषियों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। फिर भी पुलिस के हाथ खाली हैं। फिर भी एक आदत हत्यारा तक नहीं पकड़ा गया। लॉरेंस बिश्नोई ने ये तो मान लिया है कि ये उसी के गिरोह का काम है, लेकिन अंजाम किसने दिया ये अब भी साफ नहीं हुआ। आखिर किसने चलाई मूसेवाले पर गोलियां? कौन कौन था हत्या में शामिल? कैसे बना मूसेवाला की हत्या का प्लान? कौन है हत्या का मास्टरमाइंड? कहां से आए हथियार, कहां से आई हत्या में शामिल गाड़ियां, कुछ पता नहीं।
ऐसे तमाम सवाल हैं जो पुलिस के सामने अभी भी पहेली बनकर खड़े हैं। दिन दहाड़े पंजाब के मशहूर सिंगर को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। हत्या की जिम्मेदारी ली जाती है, लेकिन हत्यारा हाथ नहीं लगता। पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश डाल रही है, लेकिन सुराग के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो कबूल करे कि वो हत्या में शामिल था। हत्या में शामिल एक भी शूटर नहीं मिला। हत्या का एक भी चश्मदीद नहीं मिला। सीसीटीवी सामने आते हैं, हत्या की गाड़ियों की वीडियो सामने आते हैं, लेकिन हत्यारे कहाँ हैं कुछ नहीं पता। मूसेवाला हत्याकांड को लेकर कई गैंग के नाम सामने आ चुके हैं। हत्या की कई वजह सामने आ चुकी हैं, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है उस पर मोहर नहीं लग पा रही। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा 3 राज्यों में पुलिस दबिश डाल रही है। नेपाल तक हथियारों की तलाश की जा रही है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। पुलिस की इस तलाश की सबसे अहम कड़ी अब ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें पहली बार हत्या में शामिल शूटरों के होने का दावा किया जा रहा है। फतेहाबाद के पेट्रोल पंप पर खड़ी ये बोलेरो कार है, जिसका इस्तेमाल हत्या के वक्त किया गया था। इस गाड़ी में हत्या में शामिल सोनीपत के 2 शूटर के सवार होने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस को मिली ये पहली तस्वीर है जिसमें वारदात में शामिल शख्स का चेहरा नजर आ रहा है। इस गाड़ी से 3 शख्स पेट्रोल पंप में उतरते हैं। तारीख को ये गाड़ी आई थी और पंजाब पुलिस ने जो सीसीटीवी कब्जे में लिया है, तो उसमें जो 2 लोग, कितने लोग उस गाड़ी में उतरे थे? आपने तेल डाला था? 3 लोग उतरे जी। 25 तारीख को आए थे, 7 बजे आए सुबह जी। 2025 तेल लिया, 3 बंदे बाहर निकले, बाकी अंदर कोई पता नहीं चलता। मैं ना देखा ना कम देखा, मैं क्या पता था जी। तो वो जो गाड़ी में लोग उतरे थे उसमें वो तीनों नीचे उतरे थे या उसमें से 2 उतरे? पहले एक गिरा पेशाब करके आए। अच्छा। फिर 2 पीछे खड़े हुए अपने आप ही। मैं वैसे कोई सी हरकत को देखी बंदो, ये वैसे आदमी हुआ है पहली। पेट्रोल पंप पर गाड़ी से 3 शख्स नीचे उतरे। इन्होंने 2055 रुपए का तेल डलवाया था। तीनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। गाड़ी में तेल डलवाने के लिए बोलते समय हरियाणवी भाषा में बोलते नजर आए। सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के बाद बोलेरो गाड़ी जब्त करके जब बोलेरो की चेकिंग की गई, तो बोलेरो में पंजाब पुलिस को इस पंप से डलवाए गए तेल की पर्ची मिली। ऐसी पर्ची के आधार पर जांच टीम फतेहाबाद के इस पंप पर पहुंची। अब ऐसा समझा जा रहा है कि बोलेरो गाड़ी के जरिए गैंगस्टर पंजाब गए और हरियाणा के इस गैंगस्टर ने वारदात में सहयोग किया। गाड़ी में सवार 2 शूटर सोनीपत के बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक गढ़ी सिसाना का कुख्यात बदमाश प्रियव्रत फौजी है, जबकि दूसरा अंकित सेड़सा बताया गया है। पुलिस ने दोनों शूटरों की धरपकड़ के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। अंकित सेड़सा लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है, जिस पर राजस्थान के कई केस दर्ज हैं। पंजाब पुलिस की 2 टीम सोनीपत के खरखौदा में पहुंची। वहां पर उन्होंने गढ़ी सिसाना के प्रियव्रत उर्फ फौजी के बारे में जानकारी जुटाई। अभी पंजाब पुलिस की टीम जिले में दबिश दे रही है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आते ही सोनीपत का नाम सामने आने लगा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात सदस्य काला जेठेड़ी, राजू बिस्सौदी और अक्षय पड़ला सोनीपत के हैं। हालांकि तीनों फिलहाल जेल में हैं। उसके आधार पर पंजाब पुलिस के साथ ही सोनीपत पुलिस भी अलर्ट हो गई थी। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, मानसा से अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर कई सारे कबूलनामे। हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली। मूसेवाला को मारने का दावा बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई ने किया, जिसका अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। बदले की आग ने पंजाब के एक होनहार गायक की जान ले ली। पंजाब में गैंगवॉर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की वजह बना। तिहाड़ से लेकर कनाडा तक हत्या के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं।
पुलिस अब इस मास्टरमाइंड की तलाश में है जिसने हत्या की पूरी साजिश रची और पुलिस की सुई अब लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई पर है, जिसने मूसेवाला को खुद गोली मारने की बात कबूल की है। मैं सचिन बिश्नोई हूँ। मैं और लॉरेंस बिश्नोई एक ही गांव फाजिल्का पंजाब के रहने वाले हैं। मैंने अपने हाथों से मूसेवाला को मारा है। हमने कोई पब्लिसिटी या फिरौती या कोई स्टंट के लिए नहीं मारा। मूसेवाला से हमने बदला लिया है अपने भाई विक्की बिंदु खेड़ा की हत्या का। जब जाहिर है कि मूसेवाला ने ही हमारे भाई विक्की की हत्या करवाई थी। जितने भी गैंगस्टर जो पकड़े गए थे कौशल गैंग के शूटर थे, उन सब ने भी इसके नाम का खुलासा किया था। फोन कॉल पर हुई बातचीत के दौरान खुद को गैंगस्टर सचिन बिश्नोई बताने वाले इस शख्स ने साफ कहा कि उसने मूसेवाला को अपने हाथों से 19 गोलियां मारी। दरअसल खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तो तिहाड़ जेल में है, जबकि उसका साथी गोल्डी बराड़ कनाडा से गैंग चला रहा है। अब इस गैंग को जरूरत थी सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करने के लिए पूरी साजिश तैयार करने की, लिहाजा इन्होंने एक नाम चुना। वो नाम था सचिन बिश्नोई। सचिन बिश्नोई फाजिल्का का रहने वाला है और बेहद खतरनाक गैंगस्टर और क्रिमिनल है। सचिन बिश्नोई ने ही शूटर इकट्ठा किए। सचिन बिश्नोई ने ही गोल्डी बराड़ के कहने पर हथियार मुहैया कराए और फिर जैसा कि सचिन बिश्नोई कह रहा है और खुलासा किया है कि उसने ही कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया है। जाहिर है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस अब सचिन बिश्नोई की तलाश में खाक छानती घूम रही है। अब तक इस हत्या को लेकर 3 कबूलनामे सामने आए हैं जो इस हत्याकांड के सबसे बड़े किरदार हैं। पहला कबूलनामा लॉरेंस बिश्नोई का, जिसने पुलिस की पूछताछ में उसके गैंग का हाथ हत्या के पीछे होने की बात मानी, लेकिन उसने ये भी साफ किया है कि वो हत्या में शामिल नहीं है और न ही उसे इस साजिश की जानकारी थी। दूसरा कबूलनामा सचिन बिश्नोई, जिसने खुद सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने की बात कही। तीसरा कबूलनामा गोल्डी बराड़, जिसने फेसबुक के जरिए मूसेवाला की हत्या की बात कबूल की थी। अब तक हुई पूछताछ के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ में था। ऐसे में उसने इस हत्या की साजिश कैसे रची, इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसे में पुलिस को शक है कि गोल्डी बराड़ और सचिन बिश्नोई ने मिलकर हत्या का पूरा प्लान तैयार किया। गोल्डी बराड़ कनाडा से लॉरेंस का पूरा काम देखता है, वहीं सचिन बिश्नोई भारत में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को ऑपरेट करता है। इस हत्या में आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। सचिन बिश्नोई का कहना है कि उसके पास हॉलीवुड में दिखने वाली आधुनिक हथियारों का जखीरा है। वहीं इस हत्या में करीब 6 से 7 शूटर के शामिल होने का शक है, जिन्हें सचिन बिश्नोई ने बुलाया था। अब तक केस में 3 अहम गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अब तक कोई भी ऐसा शूटर नहीं मिला जो हत्या में शामिल हो। 2 लोग हमने प्रोडक्शन वारंट में शुभदीप सिंह के मर्डर केस में हम लेके आए हैं, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के गैंग के मेंबर्स हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं, उनको हम लेके आए हैं। और एक जो और दोषी है उनको हमने अरेस्ट किया है। हमें लगता है ये इसी जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग का पार्ट है। और इस मॉड्यूल के बारे में भी इनके पास कोई खास इन्फॉर्मेशन जरूर होगी, तो उनसे जरूर डूंगाई के साथ उनके साथ पूछगिछ की जा रही है। हमें लगता है कि काफी अहम लीड हमें उनसे मिलेंगे। जो प्रोडक्शन वारंट पे लाए हैं वो क्या जेल से लाए, किस जेल से लाए? उन्हें एक बठिंडा जेल से लाए, फिरोजपुर जेल से लेके आए हैं। आखिर सचिन बिश्नोई कहाँ है? सचिन बिश्नोई की हत्या के बाद कबूलनामे का मकसद क्या है? सचिन बिश्नोई ने कैसे हत्या की साजिश रची? सचिन बिश्नोई को हथियार कहां से मुहैया हुए? कौन कौन से शूटर इस हत्याकांड में शामिल हैं? आज तक को दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाहरुख नाम के शूटर को पहले ही मूसेवाला की सुपारी दी गई थी। अप्रैल महीने में ही मूसेवाले की हत्या को अंजाम दिया जाना था, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के चलते शाहरुख अपने नापाक प्लान में कामयाब नहीं हुआ था। वो सेकंड अटेम्प्ट करता उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर दिया। यहाँ तक कि हत्या के षड्यंत्र से जुड़े इनपुट दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को सौंप दिए थे। अभी एक और अक्यूज को अरेस्ट किया था, शाहरुख दिल्ली का गैंगस्टर था। वो पंजाब में बकायदा सिद्धू मूसेवाला की उसने रेकी की थी। तो उसके बारे में क्या दिल्ली पुलिस ने आपसे शेयर किया था? नो कमेंट्स। ये हेडक्वार्टर लेवल पे आपस में टाई अप रहता है।
अच्छा, क्या जो शूटर हमले में शामिल था उनमें से अभी तक किसी की अरेस्टिंग हो पाई, आइडेंटिफाई कर पाए आप उनको? नहीं, बिल्कुल इसमें अभी काम चल रहा है, जल्दी ही आपको रिजल्ट देंगे। बहरहाल पुलिस सचिन बिश्नोई के उन दावों की सच्चाई की पड़ताल कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हत्या से जुड़ा एक भी शख्स उनके हत्थे नहीं चढ़ा है। बस कड़ियां जुड़ रही हैं, थ्योरी तैयार की जा रही है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, मानसा से अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। पंजाब में गैंगवॉर का सबसे ताजा शिकार सिद्धू मूसेवाला हैं, लेकिन सच ये है कि पंजाब में गैंगवॉर ने कई सितारों की जान ली। महंगी लाइफस्टाइल, नशे की लत, आसानी से पैसा कमाने के चक्कर में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स गैंगस्टर्स के संपर्क में आते हैं और गैंगस्टर्स उनके हाथों में गोली और बंदूक थमा देते हैं। फिर उनके निशाने पर कोई ना कोई आता है, और अगर सबसे ज्यादा कोई आता है तो वो मशहूर सिंगर और फिल्म स्टार्स। पंजाब एक वक्त पर हरित क्रांति का अगवा पंजाब अब वाकई उड़ता पंजाब है। गैंगवॉर्स में पिसता पंजाब है। पंजाब की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ है, यानी देश की आबादी की महज 2% आबादी पंजाब में रहती है। लेकिन इसके बावजूद देश में सबसे ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल पंजाब में होता है। जनवरी 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में करीब 40 लाख लाइसेंसी बंदूकें थी, जबकि अकेले पंजाब में 3,90,000 लाइसेंसी बंदूकें हैं। यानी देश की 10% लाइसेंसी बंदूकें सिर्फ पंजाब में ही हैं। ये तो लाइसेंसी बंदूकों की बात हुई, गैर लाइसेंसी यानी अवैध हथियारों की तो कोई गिनती ही नहीं है। पंजाब में गैंग्स के फलने फूलने और पनपने की एक और वजह नशा भी है। उड़ता पंजाब की वजह से भी यहाँ कई गैंग उड़ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में करीब 9 लाख लोग ड्रग्स लेते हैं। इनमें से भी करीब 3.5 लाख लोग ड्रग एडिक्ट हैं, यानी नशे के बिना वो रह ही नहीं सकते। बहुत से नौजवान इसी ड्रग्स की खातिर जुर्म के रास्ते चलते हुए गैंग्स की दहलीज तक जा पहुंचते हैं। इन गैंग्स के सीधे निशाने पर आते हैं सुपरस्टार्स। एक तो इन्हें ये धन उगाही का सबसे आसान तरीका लगता है, क्योंकि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री हर साल करीब 300 करोड़ का कारोबार करती है। गैंगस्टर इस पर गिद्ध दृष्टि रखते हैं। दूसरी बात ये कि बड़े सितारों को हेड ऑन लेने से गैंगस्टर सुर्खियों में आते हैं, यानी उनकी धौंस बढ़ती है और यही धौंस धन उगाही के काम आती है, अवैध कारोबार को बढ़ाती है। अमर सिंह चमकीला, अवतार सिंह संधू, दिलशाद अख्तर, परमीश वर्मा, गिप्पी गरेवाल, मनकीरत औलख, सिद्धू मूसेवाला, ये सितारे गैंगवार का शिकार रहे, या तो ये मार दिए गए या गोलीबारी में बाल बाल बच गए। इनमें से अमर सिंह चमकीला, अवतार सिंह सिद्धू, दिलशाद अख्तर और सिद्धू मूसेवाला को तो मार दिया गया, जबकि परमीश वर्मा गोली लगने के बावजूद बच गए और गिप्पी गरेवाल और मनकीरत औलख अब भी धमकी के साए में जी रहे हैं। अब सवाल ये है कि पंजाब में इतने सारे गैंग्स और उस गैंग के मेंबर आते कहां से हैं? तो हाल के सालों पर नजर दौड़ाएं और पंजाब में एक्टिव हर गैंग और उसके मेंबर को टटोलें तो एक बात साफ हो जाती है। हर गैंग या तो पंजाब के अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, या फिर बेरोजगार नौजवानों की तरफ झूठे सपनों का चारा फेंकता है। पंजाब में शायद ही ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो जो किसी न किसी गैंग के असर से अछूता हो। यहाँ तक कि छात्र चुनाव में भी अलग अलग गैंग्स की भागीदारी होती है। जिस लॉरेंस बिश्नोई पर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का शक है, उस लॉरेंस बिश्नोई का गैंग तक यूनिवर्सिटी और कॉलेज के चुनाव में अपनी दखल रखता है। आज तक ब्यूरो। रूस यूक्रेन युद्ध से उपजी स्थिति और बेकाबू होती महंगाई के बाद मई में इकोनॉमी ने जादू कर दिया। बीते महीने अर्थव्यवस्था के तमाम इंडिकेटर्स ने या तो रिकॉर्ड बनाया और फिर उसमें तेजी बनी। आर्थिक स्थिति में हुए इस हैरानी भरे बदलाव के मद्देनजर एसबीआई रिसर्च ने 2022-23 के लिए हमारे देश की विकास दर का अनुमान बढ़ा दिया।
मार्च से लेकर मई तक महंगाई ने हर किसी पर अटैक किया है। मई में जारी किए गए अप्रैल के महंगाई के आंकड़ों ने तो वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ ऐसा ही असर मई के आंकड़ों में भी दिखाई देने का अंदेशा है। लेकिन महंगाई के इस मुश्किल के बावजूद मई में इकोनॉमी ने दमदार प्रदर्शन भी किया है। सबसे ताजा इंडिकेटर है यूपीआई ट्रांजैक्शंस का, जो मई में पहली बार 10 लाख करोड़ के पार 10.41 लाख करोड़ पर पहुंच गए। बीते महीने कुल 5.95 अरब ट्रांजैक्शन किए गए, जबकि पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित मई 2021 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 2.54 अरब रही थी। लेकिन अगर इसकी तुलना इस साल अप्रैल से की जाए तो उस दौरान 5.58 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए थे और लेन देन की रकम 9.83 लाख करोड़ रुपए रही थी। रिटेलर्स और होलसेल का काम करने वाले कारोबारियों का भी मानना है कि अगर महंगाई का असर कम रहता तो मई में बिक्री के मोर्चे पर वो कई रिकॉर्ड कायम कर सकते थे। कपड़ों के निर्यात के काफी आंकड़े बढ़े और वहीं साथ ही साथ फास्ट टैग की कलेक्शन के अंदर तो बढ़ोतरी हुई, साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी अच्छी पीएमआई देखी गई। तो कुल मिलाकर मई मंथ हैज brought some of a booster that will bring the economy on the alignment with what we have lost so far। अब आगे आने वाले जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन करती हुई भी आती है और ये पैसा इकोनॉमी के अंदर फर्दर रोटेट होकर जब जाता है तो उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर भी एक रफ्तार आएगी, ऐसी आशा करते हैं। दरअसल मई में गुड न्यूज की लगातार ऐसी फुहारें पड़ी हैं कि आर्थिक रिकवरी में तेजी का आलम साफ नजर आ रहा है। मई के आखिर में आए 2021-22 के जीडीपी आंकड़े भी 8.7% के साथ 22 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी 54.6 के साथ मजबूत विस्तार का गवाह बना है और इस महीने एक्सपोर्ट ऑर्डर तो 11 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। मई में भारतीय कपड़ा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 44.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया। मई में जीएसटी कलेक्शन भी 1.41 लाख करोड़ के साथ चौथा सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाला महीना बन गया। वहीं फास्टैग कलेक्शन तो 141 करोड़ रोजाना के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं कारों की बिक्री भी मई में 2 साल में पहली बार प्री कोविड स्तर यानी मई 2019 के पार निकल गई। जानकारों का मानना है कि इस तेजी से खुश होने के काफी कारण हैं, लेकिन महंगाई का खतरा ऐसा है कि ये इस खुशी को काफूर करने में ज्यादा समय नहीं लेगा। इन्फ्लेशनरी चैलेंजेस इतने ज्यादा बने हुए हैं कि इस समय केवल फोकस है किसी भी तरह सरवाइव किया जा सके। सरकार ने कुछ मदद जरूर पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम थोड़ा सा कट करके करी, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उसका कुछ ज्यादा प्रभाव लोगों की जिंदगी में आया है। वैसे जिस तरह से आरबीआई और सरकार ने मिलकर महंगाई को थामने के कदम उठाए हैं, उससे ये भरोसा बढ़ा है कि ग्रोथ पर ज्यादा असर नहीं होगा। इसी भरोसे के दम पर एसबीआई रिसर्च ने भी 2022-23 में विकास दर का अनुमान 0.2% बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। आज तक ब्यूरो।